हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और इस सब्जेक्ट में आज हम कौन से टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री। जी हाँ, मुख्यमंत्री से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन में आपको देने वाला हूँ, बीच में क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1) में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। दोस्तों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 164(1) में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। और मुख्यमंत्री के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त किया जा सकता है जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त किया जा सकता है जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो, लेकिन बाद में 6 माह के भीतर उन्हें सदन का सदस्य बनना पड़ता है, वरना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और अनुच्छेद 164(4) के उपबंधों के तहत ऐसी नियुक्ति 6 महीने के लिए वैध होती है और 6 माह के भीतर उसे विधानसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त होना पड़ता है, यानी कि इलेक्शन लड़ना पड़ता है और इलेक्शन के बाद वो चुनाव जीत जाता है तो वो मुख्यमंत्री पद पर बना रहेगा। ओके, चलिए आंसर दीजिए। राज्यों के मुख्यमंत्री, और बाद में 4 ऑप्शन है कि राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। बताइए सही आंसर क्या है। सही आंसर है राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। क्या नियुक्त होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए। और जो भी बहुमत वाला दल होता है इनमें से निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक को नियुक्त किया जाता है मुख्यमंत्री। समझ में आ गया? ओके। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यहां पर देखिए, यहां 2 इमेज के जरिए आपको आंसर पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो संविधान का अनुच्छेद 163 दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163 के तहत। और सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री, और बाद में 4 ऑप्शन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कि सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री ही होता है, लेकिन संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो राज्यपाल का नाम आएगा। लेकिन याद रखो, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और दोस्तों, पढ़ने में वाकई में आपको मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कड़ी मेहनत के बाद जब यह वीडियो बनकर तैयार होता है तो बदले में एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करें। अब मुख्यमंत्री के दायित्व की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 167 क के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार के प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों तथा प्रस्तावित कानूनों की जानकारी राज्यपाल को प्रेषित करे।
क्या दोस्तों? अनुच्छेद 167 क के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार के प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों तथा प्रस्तावित कानूनों की जानकारी राज्यपाल को प्रेषित करे। और अनुच्छेद 167 ख में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 167 ख के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा प्रशासन के संबंध में मांगी गई जानकारी प्रेषित करेगा। जो अनुच्छेद 167 क में मैंने आपको जो बताया, इनके ठीक को ऑपोजिट क्या कि अनुच्छेद 167 ख के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा प्रशासन के संबंध में मांगी गई जानकारी प्रेषित करेगा। और अनुच्छेद 167 ग के तहत मुख्यमंत्री का भी किसी मंत्री के निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष रखने का कर्तव्य होगा। चाहे कोई दोस्तों मंत्री है, वो अपना कोई निर्णय मंत्री परिषद के समक्ष रखना चाहता है, तो मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा अनुच्छेद 167 ग के तहत। और वह मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। क्या? राज्य का मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मुख्यमंत्री ही विधानमंडल के समक्ष सरकार की नीतियां प्रस्तावित करता है। और मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानमंडल के विभिन्न सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने की सलाह देता है। दोस्तों, आपने यदि प्रधानमंत्री के बारे में अच्छी तरह समझ लिया है तो ठीक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जिस तरह कार्य होता है, ठीक उसी तरह राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री का कार्य होता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानमंडल के विभिन्न सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने की सलाह देता है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता कौन होता है? यानी कि जो दोस्तों विधानमंडल में जो मंत्रिमंडल है, इसका सबसे पावरफुल कोई पद है तो वह है मुख्यमंत्री का। तो राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता होता है मुख्यमंत्री। सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो मुख्यमंत्री विधानसभा का विघटन करने से संबंधित निर्णय भी कर सकता है। सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल को उसकी यह सलाह माननी होती है, पर यदि मंत्री परिषद को विधानसभा का विश्वास हासिल न हो तो राज्यपाल यह सिफारिश मानने से मना कर सकता है। क्या? मुख्यमंत्री विधानसभा का विघटन करने से संबंधित निर्णय भी कर सकता है और सामान्य स्थितियों में राज्यपाल को उसकी यह सलाह माननी होती है, पर यदि मंत्री परिषद को विधानसभा का विश्वास हासिल न हो तो राज्यपाल यह सिफारिश मानने से मना कर सकते हैं। ओके। और मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो सामान्यतः हम ऐसे सोचते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन यहाँ कुछ कंफ्यूजन है क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। दोस्तों याद रख लो, जब तक मंत्री परिषद में बहुमत है, अपनी पार्टी में बहुमत है, तब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं, वरना इस्तीफा देना पड़ेगा। पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि अपनी पार्टी है वो लघुमत में आ गई है। तो ओके, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। ब्रिटिश प्रणाली का अनुसरण करते हुए मुख्यमंत्री का कार्यकाल अधिकतम उतना ही हो सकता है जितना कि विधानसभा का कार्यकाल है। एक बार फिर से देख लो कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में क्या प्रावधान है। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। ब्रिटिश प्रणाली का अनुसरण करते हुए मुख्यमंत्री का कार्यकाल अधिकतम उतना ही हो सकता है जितना कि विधानसभा का कार्यकाल है। और विधानसभा का कार्यकाल सामान्य स्थितियों में 5 वर्ष का होता है, यानी कि पार्टी ने अपना बहुमत नहीं खो दिया है तो विधानसभा का कार्यकाल सामान्य परिस्थितियों में कितना हो सकता है? 5 साल का हो सकता है। और यदि संसद अनुच्छेद 172 के उपबंधों के तहत विधानसभा की अवधि बढ़ा देती है तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी बढ़ा सकता है। क्या दोस्तों? मुख्यमंत्री का कार्यकाल विधानसभा की अवधि बढ़ाने की शक्ति, पावर किसके पास है? संसद के पास है। यह भी याद रख लो कि यदि संसद अनुच्छेद 172 के उपबंधों के तहत
विधानसभा की अवधि बढ़ा देती है तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी बढ़ सकता है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो चलिए जल्दबाजी में आप गलत आंसर दे सकते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल का हो सकता है, लेकिन यह गलत है क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। मैंने आपको हाल ही में बताया, सही आंसर है ऑप्शन डी, जल्दबाजी नहीं करने का। ओके। और दोस्तों यहाँ हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री से संबंधित राज्य की मंत्रिपरिषद की भी बात कर ले तो संविधान के अनुच्छेद 163(1) में राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। क्या हमारे संविधान के अनुच्छेद 163(1) में राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 164(1) में स्पष्टतः कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। जब मैंने आपको प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो ठीक उसी तरह राज्य में दोस्तों राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और संविधान के अनुच्छेद 164(1) में कहा गया है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री होगा। और कल भी मैंने जब राज्यपाल वाला हिस्सा पढ़ाया था, राज्यपाल वाला टॉपिक पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि यह 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं झारखंड राज्य में राज्यपाल एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति करते हैं। कौन? राज्यपाल। और अनुच्छेद 164(2) में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति बताया गया है। यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए आंसर दीजिए। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक कौन होता है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक कौन होता है? तो निर्देशन चक्र का चालक होता है मुख्यमंत्री। सही आंसर है ऑप्शन बी। और दोस्तों मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करें तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 164(1) में निहित है। और 164(1) में कहा गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, लेकिन वास्तविक रूप से मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करेगा मंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री के कहने पर दोस्तों राज्यपाल किसी व्यक्ति को मंत्री पद से हटा सकते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि मंत्री सामूहिक रूप से भले ही विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो, वे व्यक्तिगत तौर पर कार्यपालिका के प्रमुख के प्रति मीन्स मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं और मुख्यमंत्री के कहने पर मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। एक बार फिर से देख लो कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 164(1) में निहित है और जिसमें कहा गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। और इसका तात्पर्य यह है कि मंत्री सामूहिक रूप से भले ही विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कार्यपालिका के प्रमुख के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और यदि मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के आचरण या कार्य के प्रति असंतोष हो जाए तो वह उससे इस्तीफा मांग सकता है। और यदि वह मंत्री इस्तीफा देने में आनाकानी करता है, मना करता है, तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देकर उससे पद से हटवा सकता है। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के आचरण या कार्य के प्रति असंतोष हो जाए तो वह उससे इस्तीफा मांग सकता है। और यदि वह मंत्री इस्तीफा देने में आनाकानी करता है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देकर उसे पद से हटवा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होता है?
तो राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होता है मुख्यमंत्री। सही आंसर है ऑप्शन ए। किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? किसी राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व राज्य का मुख्यमंत्री ही करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों यह याद रख लो कि राज्य का मुख्यमंत्री है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या? राज्य का मुख्यमंत्री राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। पूरी मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो भी विधानसभा के प्रति। लेकिन किसी एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसी एक मंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। और दोस्तों विधिक उत्तरदायित्व की बात करें तो केंद्र सरकार के मंत्रियों की तरह राज्यों के मंत्रियों को भी विधिक उत्तरदायित्व से मुक्त रखा गया है। इसका अर्थ है कि मंत्रियों को राज्यपाल के पास भेजे गए अधिनियमों या आदेशों पर हस्ताक्षर करने की बाध्यता नहीं है। न्यायालय भी इस बात पर विचार नहीं कर सकता कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी या नहीं, और यदि दी तो क्या दी। दोस्तों यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 163(3) में किया गया है। एक बार फिर से देख लो कि विधिक उत्तरदायित्व के मामले में क्या प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार के मंत्रियों की तरह राज्यों के मंत्रियों को भी विधिक उत्तरदायित्व से मुक्त रखा गया है। इसका अर्थ है कि मंत्रियों को राज्यपाल के पास भेजे गए अधिनियमों या आदेशों पर हस्ताक्षर करने की बाध्यता नहीं है। न्यायालय भी इस बात पर विचार नहीं कर सकता कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी या नहीं, और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 163(3) यह कहता है। और दोस्तों राज्य के मंत्री परिषद के आकार के बारे में भी चर्चा कर ले तो संविधान के अनुच्छेद 163(1) का और दोस्तों 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत क्या उपबंध किया गया है कि अनुच्छेद 163(1) क में यह उपबंध किया गया है कि मंत्री परिषद में मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। एक बार फिर से देख लो कि संविधान के अनुच्छेद 163(1) क में यह उपबंध किया गया है कि मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ओके, सही आंसर है ऑप्शन बी। और दल बदल विरोध से संबंध में जो प्रावधान है वो मैं आपको बताऊं तो अनुच्छेद 164(1) ख और यह 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत दोस्तों यह प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 164(1) ख के अनुसार राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य जिसे 10वीं अनुसूची और दोस्तों संविधान में 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत यह 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। क्या? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है और यह 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन के सदस्य होने के अयोग्य ठहराया गया है और अपनी पदावधि समाप्त होने या पुनर्निर्वाचित होने और इनमें से जो भी पहले हो तब तक मंत्री पद प्राप्त करने के लिए अयोग्य होगा। यानी कि दोस्तों यदि आपने दल बदल कर लिया है तो आपको पार्टी में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और दल बदल की स्थिति में अब कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय ही कानूनी तौर पर मान्य है। क्या दोस्तों? दल बदल की स्थिति में अब कम से कम 2/3 कितने
2/3 सदस्यों द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय कानूनी तौर पर मान्य है, और यदि उससे कम सदस्य दल छोड़ने का फैसला करते हैं तो वे सदन के सदस्य नहीं रहते हैं और उन्हें जनता से पुनः निर्वाचित होना पड़ता है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दल बदल की स्थिति में अब कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय ही कानूनी तौर पर मान्य है? तो दोस्तों 2/3, कितने? 2/3 सदस्यों द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय ही कानूनी तौर पर मान्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और दोस्तों राज्य के महाधिवक्ता के बारे में अब बात करें। अनुच्छेद 165(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। दोस्तों राज्य का एडवोकेट जनरल कौन बन सकता है? जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को ही राज्यपाल महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और वही पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल उसके लिए निर्धारित करे। क्या? महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और वह वही सैलरी प्राप्त करेगा जो राज्यपाल उसके लिए निर्धारित करे। और अनुच्छेद 165(2) के तहत महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि से संबंधित विषयों पर सलाह देगा तथा सौंपे गए विधिक प्रकृति के अन्य कार्य भी करेगा। दोस्तों महाधिवक्ता का कार्य क्या होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 165(2) के तहत महाधिवक्ता राज्य को विधि से संबंधित विषयों पर सलाह देगा तथा सौंपे गए विधिक प्रकृति के अन्य कार्य भी करेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राज्य का महाधिवक्ता कौन नियुक्त करेगा? राज्य का महाधिवक्ता कौन नियुक्त करेगा? राज्य का राज्यपाल, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन ए। और अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता को विधानमंडल के किसी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा विधानमंडल की किसी समिति जिसका वह सदस्य है उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार तो होगा, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। क्या दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता को विधानमंडल के किसी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा विधानमंडल की किसी समिति जिसका वह सदस्य है उस समिति की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार तो होगा, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। और दोस्तों महाधिवक्ता को कौन सी शक्ति प्राप्त है उनकी भी बात कर ले। तो अनुच्छेद 194(4) के तहत विधानमंडल सदस्यों को अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त सभी विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां भी महाधिवक्ता को प्राप्त होती है। और साधारण नियम यह है कि राज्य सरकार के विरुद्ध लाए गए मामलों में महाधिवक्ता सरकार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होता है। एक बार फिर से देख लो कि अनुच्छेद 194(4) के तहत विधानमंडल सदस्यों को अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त सभी विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां भी महाधिवक्ता को प्राप्त होती है। और साधारण नियम यह है कि राज्य सरकार के विरुद्ध लाए गए मामलों में महाधिवक्ता सरकार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होता है और राज्य सरकार ने जिस मामले में उसकी सलाह ली है उसमें वह सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकता। और दोस्तों महाधिवक्ता के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो राज्य सरकार की अनुमति के बिना वह किसी भी आपराधिक मामले के अभियुक्तों की प्रतिरक्षा नहीं कर सकता है और न ही किसी कंपनी के निदेशक के पद पर अपनी नियुक्ति स्वीकार कर सकता है। और दोस्तों अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि राज्य सरकार के विरुद्ध लाए गए मामलों में सरकार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित कौन होता है? तो सरकार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। सही आंसर है ऑप्शन डी। और यहाँ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। और वीडियो में वाकई में आपको मजा आया है, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।